बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस को। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग पेपर में आता है, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। ओके बच्चों, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बेसिक लॉज थे और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो बेसिक लॉज थे, इनको किया कंबाइन करने के बाद 4 इक्वेशंस बनाई। वो जो 4 इक्वेशन हैं उनको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस क्या बताती हैं? ये इक्वेशंस बताती हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करती हैं, किस तरह से ये फील्ड इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, और इन 4 में से ना आप यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशन सीखेंगे। 2 इक्वेशन को हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले। उसकी क्या वजह है बच्चों? असल में देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा बीएससी लेवल का टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पे हम जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और जो 2 आसान इक्वेशन है ना उनको हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब जो बाकी है वो आप बीएससी में जाके पढ़ेंगे। राइट, ओके। अब पेपर में आपने इसको लिखना कैसे है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक पैटर्न बता दिया। जो हमारा वीक स्टूडेंट है, ठीक है, वो खाली इतना ही याद कर ले बहुत है, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है, जो काम कर सकता है, यानी जिससे याद हो जाता ज़्यादा, वो इस पैटर्न को फॉलो करे, हेडिंग वाइज ऐसे लिखे, लेकिन उसके अंदर जो है वो मज़ीद डिटेल अगर वो लिखना चाहता है तो वो लिखे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं जी कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे पेपर में। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे इसके इंट्रोडक्शन की। जो बातें आपको मैंने बताई वही आपने लिखनी है उसके अंदर। मैक्सवेल इक्वेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गाउसीज लॉ, एम्पेयर्स लॉ, कूलम्स लॉ एंड फैराडे लॉ। ये जो 4 लॉज है ना, इन 4 लॉज को कंबाइन करके बनाया गया। क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था, एक तो कूलम लॉ पढ़ा था, दूसरा गाउसीज लॉ पढ़ा था, और मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ के साथ हमने पढ़ा था एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, तो इन्हीं चारों लॉज को कंबाइन करके ये इक्वेशन जो है वो बनाई गई है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ बताएंगे। फिर उसके बाद बात आ जाती है जी इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? मैक्सवेल इक्वेशंस आर द सेट ऑफ इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोपोगेट। ये इक्वेशंस बताती हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करती है, इंटरेक्ट कैसे करती हैं, हाउ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आएगी उसकी डेफिनेशन नंबर 2 पे आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद अब असल बात पे आते हैं जो कि हमने यहाँ पे सीखनी है। वो क्या है? उन 4 इक्वेशंस में थे ना बच्चों, 2 इक्वेशन जो हमने यहाँ पे सीखनी है ना वो कौन सी है? एक ये वाली इक्वेशन है ये, ठीक है, और एक हमारे पास ये 2 इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे सीखनी है। ये इक्वेशन क्या बताती है? ठीक है, पहले इसको देखिए, फिर इसकी स्टेटमेंट पे लाऊंगा, फिर इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन ये बताती है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बताती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये 2 चीज़ें। तो यही स्टेटमेंट जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखी भी है स्टेटमेंट। इसके अलावा इनके नाम और हेडिंग वो मैं बताता हूँ कि कैसे आए हमारे पास। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेकर आएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और दूसरी इक्वेशन आप सीखेंगे कि यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट मैंने एंड पे लिखी है, तो यहाँ पे लिख दी मैंने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब ये 2 बातें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, आपको याद हो जानी चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज लाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, मैक्सवेल की एक इक्वेशन ये बताती है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमारे पास ये चीज़ बताएंगी। अब उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करके सिखाना है आपको। ठीक है, चलिए जी, ये 2 बातें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसको हम कहते हैं फैराडेज मैक्सवेल लॉ। क्यों? मैंने अभी आपको समझाया कि मैक्सवेल ने अपनी कोई इक्वेशन नहीं बनाई, उसने ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो लॉज हैं इनको इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बनाई हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनाई है वो मैक्सवेल ने फैराडे लॉ से बनाई है, इसलिए इसको हम कहते हैं फैराडेज मैक्सवेल लॉ। ठीक है, और वो क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। राइट, ओके। तो अब हमने इसको मैथमेटिकली ड्राइव करने, क्या वाकई ऐसा होता है? ये वाली इक्वेशन तो बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, किससे बन रही है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये सारे का सारा कांस्टेंट है, तो ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है
जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। ठीक है, इस बात को अब हमने कैसे प्रूव करना, देखिए जी। तो इसको हम हेडिंग लगाएंगे इसमें, फ्राइडेज मैक्सवेल। आपकी बुक में ऐसे हेडिंग नहीं लिखी, बुक में जो है वो 4 पॉइंट्स की सूरत में इसको एक्सप्लेन किया हुआ मैक्सवेल की इन इक्वेशंस को। ये ए, यहाँ पर ये बी और ये सी और डी, उसी तरह से मैं आपको बताता रहूँगा वन बाय वन। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है फ्राइडे लॉ का। क्यों? क्योंकि ये फ्राइडेज मैक्सवेल लॉ है। मैक्सवेल ने फ्राइडे लॉ को इस्तेमाल करते हुए ये बनाई है। तो आपको आना चाहिए फ्राइडे लॉ का फॉर्मूला, वो क्या होता है, EMF इज इक्वल टू -n इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये मैंने छोटा सा साथ में ये बी लिखा है, ठीक है, जिससे पता चल रहा है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम क्या करते हैं जी, एक लूप ले लेते हैं और एक मैग्नेट इस तरह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से यूँ पास कर रही है। तो अगर हमने एक लूप कंसीडर की हुई है तो यहाँ पर फिर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो पहले आपने ये चेंजिंग करनी है, n की जगह पे आपने 1 कर दिया, मतलब सिंपली यहाँ पे खत्म हो गया, माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी आ गया। ओके, अच्छा, उसके बाद बड़ी आसान सी सिंपल सी चेंजिंग करनी है। ये जो फ्लक्स है ना, इसका फॉर्मूला आपको सबको आता है। क्या होता है आपके पास कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। इसको हम लिखें तो बी ए कॉस थीटा बनता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये लूप है, इसका वेक्टर एरिया ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, एंगल क्या बनता है, दोनों एंटी पैरेलल है ना, तो थीटा की वैल्यू बनेगी 180 डिग्री। तो फ्लक्स की क्या बन जाएगी वैल्यू फिर आपके पास, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 डिग्री। कितना आसान है, अब cos 180 की वैल्यू -1 पुट करें तो ये बी ए इंटू -1 आ गया। अब आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। ये देखिए बी ए इंटू -1, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल सिंपल आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को। सो EMF इज इक्वल टू डेल्टा बी ए बाय डेल्टा टी आ गया। अच्छा, अब देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये, अगर मैग्नेट को आप करीब लेके जाते हो, दूर लेके जाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो चेंज पॉसिबल है, वो तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो एरिया है ना वो हमने फिक्स रखा हुआ है, इसका एरिया हमने रखा हुआ फिक्स, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। तो एरिया कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ से बाहर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ए इंटू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये साबित करना है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है EMF, ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर EMF का एक फार्मूला है हमारे पास, वो क्या होता है, EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपने पहले पढ़ रखा है ये, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होती है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। ये फोर्स आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिवाइडेड बाय क्यू आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगी जो चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर ऐसे घूमेंगे। ठीक है, देखें ना, जब इसमें आपने मैग्नेट ऐसे इसके करीब लेकर गए, इसमें क्या आया, चेंजिंग फ्लक्स आया, चेंजिंग फ्लक्स से EMF इंड्यूस हुआ। वो EMF क्या करेगा, ऐसे इसमें चार्जेस को ऐसे मूव कराएगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, चार्जेस मूव करेंगे, उसके ऊपर एक फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से वैसे मूव करेगा। ठीक है, ये वो फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर यहाँ से F की वैल्यू निकालनी हो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो इस F की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, Q इंटू ई। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। अब ये डी डिस्प्लेसमेंट है जो कवर किया चार्ज ने। देखिए ये एक सर्कल है ऐसे, तो ये एक जो है वो जब ये कंप्लीट करता है एक साइकिल, तो ये एक तरह से जो इसका फासला होता है वो क्या बन जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और उसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, देखिए ना, सर्कल बना हुआ ना, एक ऐसे लूप बनी हुई है, तो इसका जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। उसके मुताबिक ही चार्ज ने ऐसे फासला, ऐसे जो है वो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सो D इज इक्वल टू आप पुट कर दें 2πr। तो यहाँ पर क्या किया आपने, F की जगह पर Q ई पुट कर दिया और इस D डिस्टेंस की जगह पे 2πr पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई ये वाला Q उसी तरह से। अब ये Q इस Q से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये कट जाएगा तो आपके पास फिर सिर्फ यहाँ पे रह गया E और ये रह गया 2πr। तो EMF इज इक्वल टू 2πr। ये EMF की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आनी किसी भी तरह से। ठीक है, ये नहीं हमें चाहिए, EMF नहीं चाहिए। तो इस EMF की जगह पर हमने E इंटू 2πr यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आ गया। राइट, अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो 2πr है ना, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो E है ना, ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज इक्वल टू Q से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये A के नीचे जाके 2πr डिवाइड हो गया। अब ये चीज़ देखिए, A इज़ द एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट है, 2 एक नंबर है, नंबर भी कांस्टेंट है,
पाई एक नंबर है, नंबर वो पाई भी मतलब कांस्टेंट ही होगा। आर क्या है, रेडियस, अगर इसका देखा जाए रेडियस क्योंकि सर्कल है तो उसका रेडियस भी हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा, रेडियस भी चेंज नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या बन गई, कांस्टेंट बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में आएगा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्वल को और इस कांस्टेंट को खत्म कर दें तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएंगे उतना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे। ठीक है, तो यही तो कंसेप्ट यहाँ पे हमने सीखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो पहली ड्राइव हो गई। कितना आसान काम था, मैं जल्दी से एक बार दोबारा से आपको कराता हूँ। बच्चों क्या था हमारे पास, ये फ्राइडेज मैक्सवेल लॉ था। हमने क्या किया, सिंपली क्योंकि हमें पता है ये फ्राइडेज मैक्सवेल लॉ है, उसमें मैक्सवेल ने फ्राइडेज का जो लॉ है उसको इस्तेमाल किया। वो क्या होता है, EMF इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो जाता है। अब पहली चेंजिंग क्या करनी है कि एन की वैल्यू 1 पुट करनी, क्यों, हमारे पास एक सिंगल लूप है, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, उसके बाद डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पर जो ये जो है ना ये फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला सब बच्चों को आता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर जो लूप का वेक्टर एरिया वो अपवर्ड है और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड वो डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं। cos थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी, वो 180 वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, cos 180 पे -1 होता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी बी ए इंटू -1, वो यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दिया आपने, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये डेल्टा बी ए बाय डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए एक बी है और एक ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज हो सकती है जब मैग्नेट ऊपर या नीचे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, कम ज्यादा होगी, मगर इस लूप का एरिया जो अब हमने कांस्टेंट रखा वो हम चेंज नहीं कर रहे, तो इसलिए एरिया को हमने बाहर लिख दिया। तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब ये आ गया जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ईएमएफ के। बल्कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो किसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आनी है। उसके लिए क्या करेंगे, ईएमएफ का एक फॉर्मूला हमें पता है, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यहाँ पर लिख दिया हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो उसने चार्जेस को यूं एक्सेलरेट कराया, तो चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगी, Q इंटू ई के, वो यहां पर पुट कर दिया। डी डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट चार्ज यहां से यहां कवर करता है, जितना इसका सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस अब सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर होता है, तो डी की जगह पे 2 पाई आर पुट कर दिया, एफ की जगह पे Q ई पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए Q Q से कट जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर आ गया। ईएमएफ की ये वैल्यू हमने उठा के यहां पर पुट कर दी इस फॉर्मूले के यहां पर, तो ये बन जाता है E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब क्या किया, 2 पाई आर को नीचे जाके डिवाइड कर दिया, सो E इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आ गया, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है वो क्लियरली बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी इसकी जो सेकंड इक्वेशन है उसको एक सिंपल और आसान तरीके से करेंगे, मुश्किल तरीके से हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। वो क्या है जी, एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ कहते हैं इसको। क्यों, जैसे यहां पर था ना फ्राइडेज मैक्सवेल लॉ, मैं बता चुका हूं मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज है उसी को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। खुद से मैक्सवेल ने कोई इक्वेशन नहीं लाई, ठीक है, वो जस्ट इन्हीं को कंबाइन करके इक्वेशन उसने बनाई है, ठीक है। तो यहां पर वो इस्तेमाल करता है एम्पेयर्स लॉ का, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो स्टेटमेंट है मैं पहले भी आपको बताई थी, फिर से बता देता हूं। इसकी स्टेटमेंट जैसे यहां पर इसकी एक स्टेटमेंट थी ना, स्टेटमेंट आपने याद रखनी। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लेके आते हैं ना तो उससे आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। अब इस चीज को आपने यहां पे प्रूव करना है, ठीक है। ओके जी, तो यहां पे हमने क्योंकि फ्राइडे लॉ का इस्तेमाल किया था, ठीक है, उसमें हमने बात की थी इसकी ईएमएफ की, तो उसके लिए हमने एक ऐसा अपरेटस यूज किया था, ये देखें ये लूप और मैग्नेट की बात की थी, ठीक है। अब यहां पे हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, उसके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसी सोर्स लगा हुआ है जिससे हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कैपेसिटर की। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको कहा जाता है एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। इसमें एम्पेयर लॉ का भी इस्तेमाल होगा, उसमें वाज़े रोल किसका होगा, एम्पेयर लॉ का ही होगा, उसके नाम से जाहिर है। तो एम्पेयर लॉ सबको आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर आ जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एम्पेयर लॉ, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक चेनिंग ये करनी कि ये जो हमारे पास ये आई है ना, आई, इस आई की जगह पे ना आई का फार्मूला लिखना है। आई किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिख दिया जी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, क्या आपने लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपने तो यहां किसी भी तरह लेके आनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो यहां पर मिल रही है, क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आपने लाजमी तौर पे, जैसे यहां पर हमने देखा था ना इस कंसेप्ट के अंदर कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे किसी भी तरह करके ना आपने लेके आना है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो उसके लिए हम इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे, चेंजिंग करेंगे ना, छोटे छोटे से आसान से फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो पहली चेंज क्या की, हमने इस करंट की जगह उसका फार्मूला पुट कर दिया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पुट कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया। अब यह हमारे पास आ गया, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे ई नहीं आ रहा। अच्छा, फिर क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास कैपेसिटर की तरह का एक ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना इस Q की जगह पे पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल भी कैपेसिटर वाली है ना इसमें, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV यहाँ पर पुट कर दिया आपने, ये C और ये साथ में आ गया V। ओके, अभी तक फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा हमारे पास, फिर क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज भी पुट कर देंगे, C की वैल्यू भी पुट कर दो, इस V की वैल्यू भी पुट कर दो, ठीक है। तो C क्या है, कैपेसिटेंस होती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी C की जगह पर A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। फिर पीछे आ गया हमारे पास ये V क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में हमने एक पढ़ा था E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R था, उसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया था E इज इक्वल टू V बाय D, ठीक है। अब इसमें जो V है ना, V वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और D जो इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में डिस्टेंस है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू V बाय D का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आपने V की वैल्यू पुट करनी है, V इधर ही रखें अगर आप, तो D इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू E इंटू D, V इज इक्वल टू ED बन जाएगा, ठीक है। तो इस V की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी ED। अब ये D इस D से गया कट गया, तो देखो आपको E मिल रही है ना यहाँ पे अब। ओके, तो अब क्या होगा जी हमारे पास, देखिए जरा गौर से इसको, कि हमारे पास इसकी C की वैल्यू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D आ गई, और V की वैल्यू E इंटू D आ गई, दोनों D से कट गया। अब पीछे क्या बचा, डेल्टा उसी तरह से आया, ये वाला एरिया उसी तरह से आया, ये एप्सिलॉन नॉट उसी तरह से आया, ठीक है, और साथ में ये E जो है वो उसी तरह से आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या था, डेल्टा टी, वैसे लिखा आ रहा है। अब हमारा रिलेशन उसकी तरफ जा रहा है, बस एक दो स्टेप रह गया हमारे यहाँ पे। क्या करेंगे, देखो ये एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है वो तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, बाहर निकालो उसको, यहाँ पे बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर निकाल दी, यहाँ पे लिख दिया हमने इसको, राइट। इन दोनों को हमने बाहर लिख लिया। अब पीछे क्या रह गया, डेल्टा E बाय डेल्टा टी। अब आपको जो रिक्वायर्ड रिलेशन आपको मिल गया, क्या कह रहा है ये रिलेशन, ये देखिए, डेल्टा E बाय डेल्टा टी मतलब क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या दे रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। तो यही तो आपने प्रूव करना था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या किया, आपने इस एम्पेयर लॉ का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की, और मॉडिफिकेशन करके आपने प्रूव कर दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। ये भी हमारे पास एक और मैक्सवेल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको समराइज करता हूँ। क्या किया हमने, सेकंड जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ, उसमें हम एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल से काम है, आपने आई की जगह वैल्यू पुट करनी डेल्टा Q बाय डेल्टा टी, जो कि करंट का फार्मूला है, ठीक है। अब आपको पता है, आपकी स्टेटमेंट अगर आपको ये याद होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसी भी तरह आपने लेकर आनी है, वो नहीं आ रही, ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम ऐसा करेंगे, दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एसी सोर्स लगाया हुआ है, करंट बार बार चेंज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑपरेटर्स आ गए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, राइट। ओके जी, यहाँ पर बना दिया हमने इसको डायग्राम। अब उसके मुताबिक जो है इसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू CV का, जो कि कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं Q के लिए Q इंटू CV पुट कर दिया हमने। फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये किया कि ये जो हमारे पास C और V है दोनों की वैल्यू पुट कर दी। C जो है वो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो उसके लिए आप जो है ये फॉर्मूला उससे वैल्यू पुट कर दें A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और V की जगह पे वैल्यू पुट कर दें E इंटू D, ठीक है। अब इसका D से कट गया, आपके पास बाकी चीजें यहाँ पर बचेंगी सारी। यहाँ पर A कॉन्स्टेंट है एरिया प्लेट ऑफ कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी होती है, ठीक है, फ्री स्पेस की, वो भी कॉन्स्टेंट है, वो उसको भी निकाल दीजिए, तो डेल्टा E बाय डेल्टा टी बच जाएगा। अब जो इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो है हमारे पास पूरे का पूरा हिस्सा जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कांस्टेंट और इक्वल को खत्म किया जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। सो B इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E बाय डेल्टा टी, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशन होगी पूरी, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो पार्ट C और पार्ट D आपकी बुक में लिखा वो आपको मैं पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने पेपर में अंदर लिखना है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है जी, वो क्या बताता है, इन्हीं के रिजल्ट्स आएंगे, देखिएगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चेंज लाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड,
और जो आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएंगे उससे क्या बनेगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस तरह से एक फील्ड में जो चेंज आएगा वो दूसरी फील्ड प्रोड्यूस करेगी, दूसरी फील्ड में जो चेंज आएगा वो फिर पहली फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इस तरह ये एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करती हुई जाती हैं और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आगे को प्रोपोगेट करती रहती है। ठीक है, ओके। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर जनरेटेड, इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट हो जाती है। ओके, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is an electric charge with changing velocity, यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए। तो अगर आप देखें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको एक ऐसा चार्ज चाहिए जो अपनी वेलोसिटी को चेंज करो, यानी एक एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, राइट। और उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑसिलेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी चार्ज जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट था। सी पॉइंट के बाद अब हम बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर डी के ऊपर। ठीक है, ये बहुत आसान और सिंपल सा पॉइंट है। लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल प्रेडिक्ट थियोरेटिकली दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस फार्मूला। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी स्पीड को आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, इन दोनों की आप वैल्यू पुट करेंगे, दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। वैसे तो आपको एज इट इज ये याद रखना, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको बता दिया जाए कि कहाँ से आया, तो ये हमारे पास उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, ये हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी, उसका फार्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा, जब इन दोनों की इक्वल वैल्यूज ली जाए यहाँ पे यू ई इज इक्वल टू यू बी, ठीक है, दोनों का फार्मूला पुट करें 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब 1/2 से कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस ई स्क्वायर और नीचे आके बी स्क्वायर डिवाइड कर दें, ये जो एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद होगा जब आपने वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पे आपने ये चीज सीखी थी कि ई टू बी रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड रेशियो जो है वो आपको क्या देती है, वेलोसिटी देती है। ठीक है, तो ये ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की जगह पर मैंने यहाँ पे लिख दिया वी स्क्वायर, तो ये इक्वल टू आ गया 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इस v को रिप्लेस करके ना हम इसको c से लिख सकते हैं। ठीक है, v की जगह उसने नाम चेंज कर दिया, बुक वाले ने c लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास c आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और इनके ऊपर स्क्वायर रूट बाकी रहेगा। सो c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, उसके बाद हम लास्ट पाएंगे जी इसकी कंक्लूजन्स के ऊपर। क्या कंक्लूजन निकाली मैक्सवेल ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये शार्ट में भी आपसे पूछी जा सकती है। नंबर 1, पहली कंक्लूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट इज सेम थिंग। पहला नतीजा ये निकाला गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम कह रहे हैं और जो लाइट है वो दोनों सेम थिंग है। क्यों सेम थिंग है? क्योंकि ये चीज़ देखी गई, मैक्सवेल ने इस चीज़ को डिटरमाइन किया कि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल इक्वल है। तो ये माना गया कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या निकला, व्हेन आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द टाइम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अदर फील्ड इज इंड्यूस्ड, तो दूसरी फील्ड बन जाएगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, एक फील्ड में चेंज लाओगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी फील्ड में चेंज लाओगे तो पहली मिलेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, as we know that changing electric field give rise to the magnetic field and change in magnetic field give rise to the electric field। ये चीज अभी हमने सीखी है। ठीक है, तीसरा रिजल्ट क्या निकाला गया, an electromagnetic disturbance is generated due to the changing electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, और ये जो डिस्टर्बेंस है, द डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही डिस्टर्बेंस होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में आगे को प्रोपोगेट करती रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। इस तरह से जो ये डिस्टर्बेंस जो है वो आगे को चलती जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।